है आपका क्लास 11th एनसीईआरटी बायोलॉजी की सीरीज में। आज हम लोग क्लास 11th बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान का प्रथम चैप्टर, प्रथम अध्याय जीव जगत को पढ़ने वाले हैं और समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जीव जगत को समझना। प्यारे बच्चों, जैसा कि यहां ये लिख रखा है जीव जगत, इसको हम अंग्रेजी में द लिविंग वर्ड्स कहेंगे। द लिविंग वर्ड्स, द लिविंग वर्ड्स। अब इस लिविंग वर्ड्स में हमें क्या समझना है, तो चलिए हम लोग देखें। यहां लिख रखा है कि जीव जगत कैसा निराला है, यानी कि ये जो जीव जो हमारे आसपास समस्त छोटे बड़े जो दिखते हैं, यह कैसा और किस तरह है, इसके बारे में यह बात कर रहा है। फिर लिखा है कि जीवों के विस्तृत प्रकारों की श्रृंखला विस्मयकारी है। असाधारण वासस्थान, यानी कि जहां वह जीव अपना रहता है, चाहे वो ठंडे पर्वत हो, बहुत ज्यादा ठंडा पर्वत हो, या पर्णपाती वन हो, महासागर हो, अलवणीय यानी कि मीठा जलीय झीलें हो जहां पे वह जीव रहता है, मरुस्थल हो, अथवा गर्म झरनों जिनमें जीव रहता है। ये कह रहा है कि यह जीव जो हमारे आसपास जो होते हैं, यह देखने में काफी विस्मयकारी है। इनकी श्रृंखला जो भी हम देखते हैं इनको, ठीक है, जीवों को, इनके रहने का स्थान या वास स्थान हम कह सकते हैं असाधारण है। चाहे वो ठंडे स्थानों पर रहें, चाहे पर्णपाती वन में रहें, ठीक है, या महासागर में रहें, या मीठे जल में रहें, जलीय झीलों में रहें, या मरुस्थल यानी कि रेगिस्तान वाली जगह पर रहें, या गर्म झरनों में ये रहें, वे हमें आश्चर्यचकित, क्या लिखा है, वे हमें आश्चर्यचकित कर देते हैं। माने वो जिस स्थान पर भी रहते हैं, उनके वास स्थान से या उनको देखने से हमें क्या होता है, हमें आश्चर्य होता है। या हम देखते हैं कि सर पर दौड़ते घोड़े, प्रवासी पक्षियां जो बाहर से आते हैं, दूसरे प्रदेशों से, देशों से जो आते हैं, घाटियों में खिलते हुए फूल, अथवा आक्रमणकारी शार्क जो कि समुद्र में देखने को मिलता है, की सुंदरता, विस्मय तथा चमत्कार का आह्वान करते हैं, जिसे हम देख करके आश्चर्यचकित होते हैं। पारिस्थितिक विरोध, यानी कि जो उनके आसपास या हमारे आसपास या पर्यावरण के में जो वो विरोध, माने जो वो विरोध को सहते हैं, तथा समष्टि के सदस्यों, जो भी उनके ग्रुप हैं, यानी कि उनके सदस्यों तथा समष्टि समुदाय में सहयोग, अथवा यहां तक कि कोशिका में आणविक गतिविधि से पता चलता है कि वास्तव में जीवन क्या है। इस प्रश्न में दो निर्विवाद प्रश्न है। पहला तकनीकी है, जो जीव तथा निर्जीव क्या है, यानी कि पहले इसमें हमको यह जानना है कि आखिर यह जीव और निर्जीव होता क्या है, ठीक है। इसका उत्तर खोजने का प्रयत्न करता है। तथा दूसरा प्रश्न क्या है, दार्शनिक है, जो यह जानने का प्रयत्न करता है कि जीवन का उद्देश्य क्या है, यानी कि जो उस जीव का जीवन मिला है, आखिर उसका उद्देश्य क्या है, या हम लोग भी कह सकते हैं हम लोग के जीवन का उद्देश्य क्या है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ आगे लिख रखा है कि वैज्ञानिक होने के नाते, यानी कि यदि इसको हम वैज्ञानिक के कसौटी पर इसको समझने का प्रयास करें, तो ये कह रहा है कि हम दूसरे प्रश्न यानी कि जीवन का उद्देश्य क्या है का उत्तर देने का प्रयास हम नहीं करेंगे। ये वैज्ञानिक
दृष्टिकोण से इस प्रश्न का उत्तर जितने भी साइंटिस्ट है ये इनके लिए नहीं है। हम इस विषय पर चिंतन करेंगे कि जीवन क्या है, यानी कि इसमें यह जानना है कि आखिर यह जीव क्या है। तो चलिए देखते हैं, जो पहला हमें समझना है कि यह जीव है क्या। तो 1.1 यहां पर यह दे रखा है कि जीव क्या है, यानी कि जीव यानी कि हम लोग कह सकते हैं व्हाट इज लिविंग, यानी कि जो भी सारी चीजें हमें दिखती हैं हमारे आसपास, चाहे वो पौधा हो चाहे वो एनिमल्स हो, आखिर इसके अंदर वो कौन सी प्रक्रिया है जिससे हम इसे जीव कह रहे हैं। तो हमें यही जानना है कि ये जीव क्या है। तो चलिए देखें। प्यारे बच्चों, यहां लिख रखा है, जब हम जीवन को परिभाषित करने का प्रयत्न करते हैं तब हम प्रायः जीवों के सुस्पष्ट अभिलक्षणों को देखते हैं। बिल्कुल ही सही है, यानी कि हमें यहां यह समझना है कि जब हम जीवन को परिभाषित करने का प्रयत्न करते हैं कि जीवन क्या है, ठीक है, तब हमारे मन में, चाहे हम उसका यह आंसर देते हुए पाते हैं कि जीवन वह है जिसके अंदर इस प्रकार की प्रक्रियाएं या क्रियाएं होती हैं, वह श्वसन करता है, ठीक है, यानी कि उसके अंदर सांस लेने की क्षमता होती है, उसके अंदर मूवमेंट यानी गति करने की क्षमता होती है, वृद्धि करने की क्षमता होती है, इत्यादि ये सब सारी चीजें हम कह लेते हैं, यानी कि उसके लक्षण को हम प्रायः देखते हैं या बताते हैं, ठीक है। फिर कह रहा कि तब हम प्रायः जीवों के सुस्पष्ट अभिलक्षणों को क्या करते हैं, देखते हैं कि वह वृद्धि कर रहा है, जनन कर रहा है, पर्यावरण के प्रति संवेदना का पता लगाना और उसके अनुकूल क्रिया करना, ये सब हमारे मस्तिष्क में तुरंत आते हैं कि ये अद्भुत लक्षण जीवों के ही हैं। यानी कि जब भी हम किसी भी जीव को परिभाषित करने का, यानी कि जीवन को परिभाषित करने का प्रयत्न करते हैं, तब हमारे मन में यही बातें उठती हैं और उसका हम लक्षण बताते हैं कि यदि यह लक्षण पाया जाएगा तो वह जीव है और उसके अंदर जीवन है, ठीक है। तो यहाँ लिखा भी है कि वृद्धि, जनन, पर्यावरण के प्रति संवेदना, है ना, यानी कि जो हम प्रतिक्रिया देते हैं, जैसे हम लोग बहुत तेज धूप है तो उसमें हम कुछ प्रतिक्रिया देते हैं, बारिश हो रही है उसमें हमारी कुछ प्रतिक्रिया होती है, बहुत ज्यादा गर्मी हो रहा है, ठीक है, तो हम उसके प्रति भी अपनी संवेदना को प्रकट करती हैं, ठीक है। ये सब सारी बातें यानी कि हमारे मस्तिष्क में तुरंत आते हैं कि ये सारे लक्षण जिस किसी के भी अंदर होते हैं वो जीव कह जाते हैं, जीव कहलाते हैं। फिर यहाँ नीचे लिख रखा है कि आप इस सूची में उपापचय, स्वयं की प्रतिलिपि बनाना, स्वयं को संगठित करना, प्रतिक्रिया करना तथा उद्गमन आदि को भी जोड़ सकते हैं। यानी कि इस लक्षण में हम उपापचय, तो यहाँ उपापचय का क्या मतलब है, तो यह जानना चाहिए कि जो भी समस्त जीव इस धरती पे पाए जाते हैं, चाहे वो जीव छोटा हो या चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो पौधा हो चाहे एनिमल्स हो यानी कि प्राणी हो, सभी जीवों के अंदर अनेकानेक क्रियाएं उनके भीतर होती रहती है, अनेकानेक क्रिया, और यह क्रियाएं ऐसी होती हैं जिनसे उनके शरीर का विकास होता है, जिसे हम पोषण कह सकते हैं, और कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो कि विनाशात्मक होती हैं, जिसे हम लोग कह सकते हैं डिस्ट्रक्टिव प्रोसेसेस कह सकते हैं। ये सारी चीजों को मिला करके हम उसे उपापचय कहते हैं, जो प्रत्येक जीव के अंदर चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो यह होता है। तो इसे भी हम लक्षण में शामिल कर सकते हैं। या फिर कह रहा है कि स्वयं की प्रतिलिपि बनाना, माने स्वयं का फोटोकॉपी, माने अपनी ही तरह को दर्शाना, ठीक है, स्वयं को संगठित करना, प्रतिक्रिया करना, किसी भी क्रिया का प्रतिक्रिया करना, उद्गमन आदि को भी हम इसके लक्षण में जोड़ सकते हैं। आओ हम इन
सबको विस्तार से समझने का प्रयत्न करें। तो चलो देखें। लिख रखा है, इसके लक्षण में समझने के लिए पहला ये दिखा रहा है कि सभी जीव वृद्धि करते हैं। प्यारे बच्चों, जैसा कि यहाँ पे वर्णित है कि जितने भी जीव इस धरती पर हैं सब के सब वृद्धि करते हैं। तो यहाँ वृद्धि का अर्थ हम यह समझेंगे कि वृद्धि जैसे छोटा बालक है तो धीरे धीरे उसके अंदर वृद्धि होती है, छोटा पौधा है तो उसके अंदर वृद्धि होती है। ये हम कह सकते हैं कि जिस किसी के भी अंदर यह गुण होता है उसे हम जीव या उसका लक्षण कहेंगे। अब ये लिखा है कि जीवों के भार, यहाँ पे दिखा रहा है जीवों, देखिए जीवों के भार तथा संख्या में वृद्धि होना, ये दोनों वृद्धि के द्वियुग्मी अभिलक्षण हैं। प्यारे बच्चों, जो जीवों के भार की बात कर रहा है तो भार का मतलब आप समझ सकते हो, जब भी किसी भी जीव के अंदर कुछ परिवर्तन होगा तो जाहिर सी बात है वह परिवर्तन हो सकता है कि उसके वेट को भी बढ़ा रहा हो, यानी कि उसके वेट में भी, यानी कि उसके भार में भी देखने को मिल सकता है। तो जब भी ऐसा हो तो हम कह सकते हैं कि वो वृद्धि कर रहा है और वो जीव है। ठीक है। या संख्या का मतलब जब उसकी संख्या बढ़ती है, नंबर बढ़ती है, वह व्यक्ति एक है और उसकी तरह दूसरा आ गया तो संख्या में वृद्धि हुई, तो इसको भी हम लोग कह सकते हैं कि जीवों में वृद्धि हो रहा है। इन्हीं दोनों को द्वियुग्मी अभिलक्षण हम कहेंगे या होता है। अब यहाँ पे आगे लिख रखा है कि बहुकोशिकीय जीव, जितने भी बहुकोशिकीय जीव होते हैं यानी कि एक से अधिक जिसमें कोशिका की स्थिति होती है, वे कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि करते हैं। यानी कि उनके अंदर कोशिका विभाजन होता है, माने एक कोशिका टूट करके दूसरी कोशिका में कन्वर्ट होती है। ठीक है। यानी कि जैसे ही कोशिका टूटती है एक नए कोशिका का निर्माण होता है, माने इस तरह से उसमें वृद्धि होती है। जबकि पौधों में यह वृद्धि जीवन पर्यंत कोशिका विभाजन द्वारा ही संपन्न होता है, माने ये कोशिका अपने अंदर विभाजन करके एक नई कोशिका का निर्माण करती है, ये कोशिका विभाजन है। जबकि प्राणियों में यह वृद्धि कुछ आयु तक होती है। जबकि जितने भी एनिमल्स हैं, प्राणी हैं, उनके अंदर यह वृद्धि कुछ एक निश्चित आयु तक होती है। जैसे हम लोगों में क्या होता है, बालकों में एक निश्चित अवधि के बाद उनकी हाइट जो होती है, माने बढ़ने वाली जो गति होती है, वो क्या हो जाती है, सीमित हो जाती है। ठीक है। तो प्राणी में यह वृद्धि कुछ आयु तक ही निर्धारित की गई है। लेकिन कोशिका विभाजन विशिष्ट ऊतकों में ही होता है। इनके अंदर जो कोशिका विभाजित होती है वो एक विशेष ऊतकों में ही होता है, ताकि विलुप्त यानी कि जो कोशिकाएं विलुप्त हों, ठीक है, के स्थान पर नई कोशिकाएं आ सके, कोशिका का विभाजन करके। अब पुनः एक कोशिकीय जीव भी कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि करते हैं। यही नहीं, यानी कि बहुकोशिकीय ही नहीं, एक कोशिकीय जीव भी वृद्धि कैसे करते हैं, तो कोशिका विभाजन के द्वारा करते हैं। बड़ी सरलता से कोई भी इसे पात्रे संवर्धन में सूक्ष्मदर्शी यानी कि माइक्रोस्कोप से देख करके कोशिकाओं की संख्या को क्या कर सकता है, गिन सकता है। प्यारे बच्चों, इसे हमें समझना है बड़ी सरलता से, यानी कि ये जो वृद्धि होती है यदि इसको देखना हो तो ये पात्रे संवर्धन क्या होता है, तो एक विशेष प्रकार की टेक्निक होती है। ठीक है ना। बाहर से किसी भी प्लांट्स या एनिमल्स यानी किसी भी जीव के टिश्यूज को लेकर के किसी माध्यम में टिश्यूज की संख्या को बढ़ते हुए हम देख सकते हैं। कब, तो सूक्ष्मदर्शी की सहायता से, और गिन सकते हैं कि उसकी संख्या में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि वह जीव वृद्धि कर रहा है। ठीक है। अधिकांश उच्च कोटि के प्राणियों तथा पादपों में वृद्धि तथा जनन पारस्परिक विशिष्ट घटनाएं हैं। अब ये अधिकांश जो उच्च कोटि के प्राणी हैं, माने जीव है, हम लोग जिसमें आ सकते हैं, बड़े बड़े जीव प्राणी, तथा पादपों में
यह जो वृद्धि होती है ना, तथा जो जनन होती है वो एक पारस्परिक एक विशिष्ट घटना होती है। इसमें भी हम इसको जोड़ सकते हैं या देख सकते हैं कि वह जीव जिसके अंदर ये सारी प्रक्रियाएं हो रही हैं, ठीक है ना, उसे हम जीव कहेंगे। हमें याद रखना चाहिए, हमें याद रखना चाहिए कि जीव के भार में वृद्धि होने को ही वृद्धि समझा जाता है। प्यारे बच्चों, यहां लिख रहा है कि हमें याद रखना चाहिए कि जीव के भार में वृद्धि, यानी किसी भी जीव के भार में जब वृद्धि होती है तो हम कह सकते हैं वो जीव है, ठीक है, उसको हम वृद्धि हमें समझना है, यानी कि जीव के भार में वृद्धि होने को वृद्धि समझा जाता है, ठीक है। यदि हम भार को वृद्धि का अभिलक्षण मानते हैं तो निर्जीवों के भार में भी वृद्धि होती है। अब यहाँ पे यह हमें समझना है कि यदि हम उस वेट को यानी भार को यानी किसी भी जीव के भार को हम मुख्य लक्षण माने, यह उस जीव का एक मुख्य लक्षण है या अभिलक्षण है, तो हमें यह ध्यान रखना है कि जितने भी निर्जीव होते हैं उनके भी भार में वृद्धि होती है। कैसे होती है? तो मान लीजिए कि यहां लिख रखा है कि पर्वत गोलास्म तथा रेत के टीलों में भी वृद्धि करते हैं। यानी कि हम मान लें कि बालू का कोई टीला लगा हो, ठीक है, और उसी बालू के टीले में कुछ और हम बालू उसके ऊपर रखते हैं तो उसकी संख्या में क्या होती है, माने उसके आकार में नीचे से क्या होती है, बढ़ोतरी होती है, यानी कि वो भी तो वृद्धि कर रहा है। तो वही ये कह रहा है कि निर्जीवों के भार में भी वृद्धि होती है, ठीक है। तो हम उसे एक मुख्य लक्षण यानी कि जीवों में जो वृद्धि होती है उसको हम मुख्य लक्षण के रूप में नहीं कह सकते, क्योंकि निर्जीवों के अंदर भी उसके भार में वृद्धि होती है, ठीक है। लेकिन निर्जीवों में इस प्रकार की वृद्धि उनकी सतह पर पदार्थों के एकत्र होने के कारण होती है। मतलब जो किसी भी निर्जीव के अंदर, जैसे मान ले कि ये बालू का कण यहाँ पे ये उपस्थित है और वह यहां से लेकर के यहां तक दिख रहा है। अब सपोज करिए, मानिए कि यदि हम और भी इस पर कुछ बालू को इसके ऊपर रखते हैं तो यह फैल करके यहां से यहां तक हो जाता है। तो ये यहां से लेकर के यहां तक जो ये दिखा रहा है यह इसकी वृद्धि को ही दिखा रहा है, जो कि नीचे वाले सतह से देखने को मिलती है, ठीक है। तो वही के कह रहा है कि जीवों में मतलब निर्जीव में इस प्रकार की वृद्धि उनकी सतह पर यानी कि जो निचला ये सतह है ना वहां देखने को मिलती है। कह रहा है कि पर पदार्थों के एकत्र होने के कारण बार बार उसके ऊपर रखा जाए तो यह नीचे वाला सतह क्या होगा, एक तरह की वृद्धि दिखाएगी, यानी कि एकत्र होने के कारण हमें ऐसा दिखेगा। जबकि जीवों में यह वृद्धि अंदर की ओर से होती है, यानी कि निर्जीव में और सजीव में दो ये अंतर कह रहा है कि यदि वो निर्जीव है तो उसके नीचे सतह पर वृद्धि देखने को मिलता है। अब यदि वो जीव है तो उसके भीतर यह वृद्धि देखने को मिलता है। इसलिए वृद्धि को, ये बात हमें याद रखना है, इसलिए वृद्धि को जीवों का एक विशिष्ट गुण हम नहीं मान सकते। इसलिए इसे याद रखना है कि वृद्धि किसी भी जीव का मुख्य गुण नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यह निर्जीवों में भी देखने को मिलता है, इसलिए, ठीक है। पुनः जीवों में यह लक्षण जिन परिस्थितियों में परिलक्षित होता है उनका विवेचना करके ही यह समझना चाहिए कि यह जीव तंत्र के लक्षण है, ठीक है। यानी कि जीव में यह लक्षण यानी कि जो वृद्धि के लक्षण जो देखने को मिलते हैं वो जिन परिस्थितियों में परिलक्षित होते हैं, जिन परिस्थितियों में, जिस परिस्थिति में वह छोटा बालक है, धीरे धीरे उसके अंदर वृद्धि हो रही है, बड़ा हो रहा है, यानी कि दिन जैसे जैसे बढ़ रहे हैं उसमें वृद्धि देखने को मिलता है। तो कहने का मतलब उनका विवेचना करके ही हमें यह समझना है कि यह जीव तंत्र के लक्षण है।
तो इस प्रकार हम लोगों ने जीव में ये एक पहला लक्षण यानी कि सभी जीव वृद्धि करते हैं को समझने का प्रयास किया। ठीक है, अगले लेक्चर में हम इसके दूसरे पॉइंट को समझने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।